हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चीन की दीवार के बारे में समझा था कि चीन की दीवार थी कैसे, उस पे जो शब्द अंकित हैं, मतलब चीन की दीवार के बारे में हम लोगों ने जाना था। और अब जो हम मतलब आज के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, उसमें भी क्या है कि जैसे मैंने उस दिन पिछले लेक्चर में बताया था कि अलग अलग जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो जब फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग उस फैक्ट को मतलब किसी बुक के थ्रू या जैसे भी है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब अलग अलग हिस्टोरियंस हैं तो उनके अलग अलग आइडियाज़ होंगे, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तो वैसे ही दो मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब एक बड़े लेवल पे दो इतिहासकारों का नाम आता है जिन्होंने चीन की दीवार के बारे में कुछ मतलब अपने उसमें पॉइंट ऑफ व्यू को ऐड किया था। जैसे आते हैं कि विल ड्यूरेंट, एक ये एक हिस्टोरियन है, विल ड्यूरेंट। इनके अकॉर्डिंग जो चीन की दीवार की इन्होंने इस तरह से व्याख्या की कि मिस्र के पिरामिड भी इस दीवार के पीछे तुच्छ हैं। चीन की सभ्यता तथा संस्कृति आज भी इस दीवार से झांक रही है। तो ये जो मतलब हैं विल ड्यूरेंट हैं, इन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि मिस्र के पिरामिड भी इस दीवार के पीछे तुच्छ है। जैसे हम जब मिस्र का वो मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे, वो तो हमारा टॉपिक मतलब अभी काफ़ी मतलब आगे चल के आने वाला है, बट ठीक है मैं थोड़ा सा बता दूं। जब हम मिस्र के सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें जो मिस्र के पिरामिड हैं वो बहुत मतलब बहुत भव्य हैं और एक तरह से उसको बहुत ही मतलब बड़ा माना जाता है। बड़ा मतलब उसका एक जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है। तो इसलिए उन्होंने इसकी जो तुलना की, अ, वो तुलना मतलब कंपैरिजन जो किया उसको क्या है कि ये पिरामिड के आगे मतलब चीन की दीवार को बहुत ऊंचा बता रहे हैं। और चीन की सभ्यता तथा संस्कृति आज भी इस दीवार से झांक रही है। ये बात बहुत सही है। मतलब जैसे ये जो मतलब आज भी अगर हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ये ना जानता हो कि चीन की दीवार कितना ज़्यादा एक महत्व रखती है, कितना ज़्यादा आज भी मतलब वो सातवें अजूबे, पूरी दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं बट उसको सातवें अजूबे में मतलब जो हमारे सात अद्भुत चीज़ें हैं, वैसे अजूबा क्या उसको अद्भुत चीज़ें हैं, उसमें से चीन की दीवार को मतलब उसमें काउंट किया जाता है। फिर एक हिस्टोरियन है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ने दीवार की तुलना पिरामिडों से करते हैं और लिखते हैं, ये भी जो तुलना है वो पिरामिड से करते हैं और वे लिखते हैं, वे तो इसके सामने खिलौना मात्र हैं। वे तो इसके समक्ष या सामने बस एक खिलौना मात्र हैं। मतलब इतना छोटा बता रहे हैं वो मिस्र के पिरामिडों को, जबकि वो बहुत ही भव्य है और उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मतलब एक गौरवपूर्ण है। फिर मतलब ये जो हमने देखा कि ये जो चीन की दीवार थी ये ची इन या फिर चीन डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनके द्वारा बनाई गई थी। फिर उसके बाद डायनेस्टी आती है हान डायनेस्टी। जो हान डायनेस्टी है इसका जो टाइम पीरियड है ये 206 से 228 एडी है। तो ये जो 228 मतलब एडी है, इसका जो टाइम पीरियड है 228 एडी है। और जो ये टाइम पीरियड है ये आप मतलब अच्छे से देख सकते हैं। इसके पहले जो हम चल रहे थे वो हम बीसी में चल रहे थे। और फिर अभी मतलब इस काल में मेन क्या था हम वही, क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि हमें मॉडर्न चाइना को पढ़ना है, मॉडर्न चाइना की हिस्ट्री को पढ़ना है, बट उसको समझने के लिए हमको एंशियंट हिस्ट्री उसकी पता होनी चाहिए। तो इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो बूती था। इसने 50 वर्षों तक शासन किया था। ये जो बूती था मंचूरिया, मंगोलिया, कोरिया, फारमोसा, ये जो फारमोसा शब्द है, ये जो मतलब ये फारमोसा इंडोनेशिया और तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। ये जो अभी इसको याद रखना है फारमोसा को, ये काफ़ी मतलब मॉडर्न चाइना में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इस शब्द का मतलब यूज़ होगा, तो इसको याद रखना है। और फिर बौद्ध और धर्म का प्रसार मतलब इसी के का मतलब जो चीन में बौद्ध और धर्म का प्रचार प्रसार था वो हान डायनेस्टी के टाइम पे बहुत हुआ था। और जो बौद्ध धर्म है हम सबको पता है कि ये भारत से चीन में आया था। फिर उसके बाद बात करें तो चीन की सभ्यता का प्रसार जापान तथा कोरिया में भी हुआ था। ये जो मतलब ये जो चीन की सभ्यता है, यहाँ जो संस्कृति है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो ये जो जापान, कोरिया, ये सब जो एरिया है वो मतलब आसपास के ही एरिया है। चीन के वो आसपास के एरिया हैं।
तो होता क्या है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अपने मतलब इंडिया का ले लूँ। तो जैसे हमारे यहाँ का जो कल्चर है, वो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ से एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास में भूटान पड़ता है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, इवन सिर्फ़ मतलब पहनावा ही नहीं, खान-पान भी बहुत ज़्यादा, जितना भी हमारा खान-पान है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है वहाँ से। और बहुत ज़्यादा सिर्फ़ ऐसा ही, हम सिर्फ़ खान-पान या वेशभूषा को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जियोग्राफ़िकल बेस पे भी उसमें बहुत ज़्यादा समानता होती है। तो चीन सभ्यता का प्रसार जो हुआ था वो जापान और कोरिया में हुआ, और विदेशियों के साथ व्यापार इस हान डायनेस्टी के टाइम पे शुरू हो गया था। और इसमें मेजर, इनकी इस डायनेस्टी की मेजर अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं? भूकंप मापने का जो यंत्र है उसका निर्माण हान डायनेस्टी के टाइम पे हुआ। लकड़ी के ठप्पों से छपाई करना, उस समय से ही प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी। वो प्रिंटिंग, वो आजकल की प्रिंटिंग मशीन वाली नहीं थी। वो क्या था कि ठप्पे के थ्रू, जैसे अगर किसी ने देखा हो तो आज के करीब 10 से 15 साल पहले, अगर मैं सही से रिकॉल करूँ, हाँ 10-15 साल पहले ही जो मतलब मेहंदी लगाने के लिए आजकल कोन के यूज़ होता है, बट पहले क्या था कि मतलब ऐसे ठप्पा आता था, उस पे ऑलरेडी डिज़ाइन बनी होती थी, वो कलर में उसको मतलब कलर में डाल के उसके बाद आपके हाथ पे वो ठप्पा लगा दिया जाता था। अभी भी यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पे अभी भी यूज़ होता है। तो सेम वैसे क्या था, उस समय प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, बट उसमें शब्द जो थे उसको लकड़ी पे उसको काट-काट के उसको मतलब साफ़ करके एक-एक वर्ड को अच्छे से उसमें मतलब जो भी मतलब अच्छे से उसको साफ़ करके वर्ड को एकदम क्लियर करके फिर कलर में डाल के उसको मतलब ठप्पा लगा दिया जाता था। वो क्या है, प्रिंटिंग। तो इस तरह से लकड़ी के ठप्पों से छपाई करना शुरू हो गया था। पांडुलिपि वाले पुस्तकालय बनाए गए थे, क्योंकि हमको भी पता है कि जो जैसे ये जो पांडुलिपि होते हैं, कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो पांडुलिपि हमारे जैसे इंडिया में ही तामपत्रों, वो बुर्ज की छाल, ये सब जो थी, बुर्ज की छाल, ये सब पे, तो इस सब पे मतलब वो मतलब लिखा जाता है। बेसिकली ये पांडुलिपि क्या होती है कि पत्तियों पे, या मतलब इस तरह से पत्तियों पे ही लिखा जाता है। तो इसमें क्या है कि जो सोर्सेज़ होते हैं उसको उसमें पांडुलिपियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर वो काफ़ी समय तक बची रह जाएँ तो। क्योंकि अब पत्तियाँ हैं, वो कितने दिन तक, मतलब उनका कितने मतलब ऐसा कितने दिन तक वो मतलब टिक पाएँगी, वो उस पे डिपेंड करता है। तो अब पांडुलिपि है, तो पांडुलिपि में क्या है कि अभी मतलब रखा जाए, उसमें कीड़े लग जाए, या सबसे ज़्यादा तो कीड़े खाने का ही डर होता है कि कीड़े उसको खा ले जाएँ, दीमक वगैरह। तो इसलिए पांडुलिपियों को मतलब हिस्ट्री को आगे चल के सब लोग जान सकें, इसलिए हान वंश के टाइम पे ही पांडुलिपि वाले पुस्तकालय बनाए गए थे। कागज़ का निर्माण भी यहीं से शुरू हुआ था, इसी काल में। चंद्र पंचांग का भी प्रयोग इसी काल में किया गया था। पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की व्यवस्था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे इंडिया में क्या था कि हमारी जो एक वंशावली मतलब चलती थी, मतलब एक जैसे राजा का बेटा, मतलब उत्तराधिकार वाला शासन था कि राजा का जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर मतलब जो राजा का बेटा था उसका बेटा बनेगा, वो राजा बनेगा, इस तरह के सिस्टम चलते थे। बट चाइना में देखने को मिलता है कि चाइना में आप किस राजा से संबंधित है ये मैटर नहीं करता था, ये मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान है, कितना ज़्यादा आपको नॉलेज है। तो इसलिए जितने भी पोस्ट होते थे, जो भी पोस्ट मतलब है, पोस्ट मतलब कोई भी पद हुआ, जैसे हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कोई भी जैसे किसी को मतलब अगर प्रिंटिंग वाला ही अगर काम करना है और वो गवर्नमेंट ऑफिस में करना है, या ट्रांसलेटर का काम करना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, सेम एज़ इट इज़। हान वंश के टाइम से ये पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की व्यवस्था करा दी गई थी कि अगर कोई भी पोस्ट किसी को देना है तो उसके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम के बाद जैसा जिसका मतलब जिसका जो जिस तरह से खुद को रिप्रेजेंट किया रहेगा, उस हिसाब से उसको पद मिलेंगे। इसके बाद हान वंश के टाइम पे हम देखते हैं कि हान वंश के टाइम पे हान वंश के टाइम के बाद मतलब ऐसा हमको कोई बहुत एग्जैक्ट कोई हमको अचीवमेंट्स दिखती नहीं है। तो हम 220 से 590 तक, अब ये भी कन्फ्यूज़न वाला है कि 228 तक तो इन्होंने रूल किया, फिर 220 से हम डार्क एज क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो
मतलब अब हमारे यहाँ ही है या चाइना में भी है, ज़रूरी तो नहीं कि जो राजा है वो ज़्यादा योग्य है तो उसका जो बेटा होगा या उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो भी उतना योग्य होगा, ये तो ज़रूरी है नहीं। और ये भी एक डाउट हो सकता है कि जब वो उतना योग्य नहीं था तो पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, नहीं, पोस्ट के अकॉर्डिंग पद दिए जाता था। राजा जो था वो राजा ही है, राजा जो है वो मतलब एक उनकी भी वंशावली चलती थी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ क्या है ना कि जैसे राजा के जो मंत्री होते थे, राजा उसमें भी तो दरबार में भी कई सारे पद होते थे। वित्त मंत्री का जो पद है कि कौन टैक्स कलेक्शन करेगा, तो उस सब के लिए एग्ज़ाम का वो किया जाता था। तो ये जो 8 साल इसमें का गया है एग्जैक्ट, तो इसके बारे में कोई ऐसे राइटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं हैं। बट ठीक है, जो ये 8 साल है बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें कुछ मिला नहीं, तो हम उसको डार्क एज में काउंट कर लेते हैं। तो 220 से 590 तक डार्क एज चला। उसके बाद फिर सुई डायनेस्टी आती है, सुई वंश। इनका जो ये 590 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं एग्जैक्टली इनके बारे में मतलब ये एक तरह से ये क्वेश्चन मार्क है कि मतलब इनका क्या था एग्जैक्ट टाइम पीरियड। बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड दिए हुए हैं, तो फिर मतलब सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग 590 से हुई थी। फिर सुई डायनेस्टी के बारे में अगर जाने तो इनके जो शासक थे वो बहुत असहिष्णु थे और फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी डायनेस्टी का पतन होना है तो ऐसा कुछ कॉजेज़ बनेंगे जिसकी वजह से उस डायनेस्टी का पतन हो रहा है। तो इस पतन के लिए ये जो शासक थे, सबसे पहले तो ये असहिष्णु थे। इनका मतलब ये डोमिनेंट दिखाते थे, इनका जो धर्म है, इनकी जो मतलब चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा वो हैं, मतलब एक बहुत ऊपर है। बाकी लोगों को उतने ज़्यादा ये कोई महत्व देते नहीं थे और फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते थे। एक जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा ये फिजूल खर्ची में मतलब अपने पैसे को जाया करते थे। इसके बाद आता है हान ने वो तांग वंश आता है। तांग वंश का जो टाइम पीरियड है वो 618 से 960 है। और जो ये तांग वंश है, तांग वंश, इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो ली सी मिन था, इसने सुई डायनेस्टी का अंत कर दिया। और मतलब ये जो सुई डायनेस्टी थी, यहाँ पे सुई डायनेस्टी, इसका तो अंत कर दिया। ये इसको याद रखने मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ली सी मिन ने सुई डायनेस्टी का अंत कर दिया। विदेशी लोग के साथ व्यापारिक संबंध तो मतलब विदेशी लोग के साथ इसने व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा बनाए। शिक्षा पर इसने बहुत ध्यान दिया, नहरों का विस्तार किया, कृषि उपकरणों का प्रयोग किया। अच्छा, ये बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहरों का विस्तार। एक मतलब ये जो मतलब ये रूलर है या ये डायनेस्टी है, तो इसमें नहरों के विस्तार पे ये क्यों ध्यान दे रहे हैं? शिक्षा पे तो समझ में आता है कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो इनको अच्छे पद नहीं मिलेंगे, वो चीज़ हमको समझ में आती है। बट ये नहरों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं 618 से 960 का, इस टाइम पे हमारा चाहे इंडिया रहा हो या फिर चाइना रहा हो, यहाँ के जो कृषि था वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मतलब नदियाँ थीं, जैसे जो हुआंगहो नदी थी, हुआंगहो नदी सबसे ज़्यादा विशाल भूखंड में हुआंगहो, यांगत्से और सीकियांग ही बहती हैं। और ये जो हुआंगहो नदी है, ये इसके आसपास की, जाहिर सी बात है कि अगर नदी है तो उसके आसपास की भूमि जो होगी वो बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होगी। ये हुआंगहो नदी उपजाऊ मतलब जो भी उपजाऊ भूमि है उसके लिए तो मदद करती ही है, बट ये अपने साथ कई सारे मतलब ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा ये बहाव लेके आती है कि उसमें मतलब पानी ज़्यादा होने से फसल ख़राब हो जाती है। या कोई ऐसे अब एक ही जगह पे एक नदी कहीं से बह रही है तो सिर्फ उसके आसपास के एरिया में जो क्षेत्र आते हैं सिर्फ वहाँ की ही भूमि उपजाऊ होगी। और ये जो मतलब चीन है, चीन 3 चीज़ के व्यापारों के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता था। 3 चीज़ों में चीन सबसे पहले तो सिल्क के व्यापार में बहुत ज़्यादा मतलब ये इसका रोल था। सिल्क जो था, सिल्क के व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा रोल था। सिल्क के बाद आता है जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद चाय,
चाय के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता था। तो चीन चीनी मिट्टी, चाय और सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी था। तो सिल्क के लिए अगर हम सिल्क का मतलब ऐसे तो है नहीं कि हम पूरा सिल्क को बताएँगे कि उसकी पैदावार कैसे होती है या उसको कीड़ों से कैसे उसको निकाला जाता है उसके रेशे को, वो सब हमारा टॉपिक है नहीं। बट इतना बता दें कि अगर कृषि हमको करनी है तो भूमि उपजाऊ चाहिए, और एक नदी ही पूरे भूभाग को अच्छे से सिर्फ़ सींच पा रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नहरों के माध्यम से और कई सारे एरिया में मतलब पानी को पहुँचाएँ, मतलब जिससे हमारा वो जो मतलब प्रोडक्शन है, जो भी हमारी मतलब जो उम, चाहे जो वो चाय हो गया या कोई और भी हमारे खाद्य पदार्थ हो गए, वो सब मतलब अच्छी मात्रा में उसकी पैदावार हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर जगह तक मतलब पानी पहुँच जाए। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये फ़िज़ूल खर्ची बहुत करते थे। ऑब्वियस सी बात है कि राज खजाना जो भी खजाना है वो तो कम होगा ही। तो इनके टाइम तक आते-आते ज़रूरी था कि कुछ न कुछ ऐसा सुधार किया जाए जिससे कि मतलब ये जो जो इन्होंने फ़िज़ूल खर्ची से धन को गँवाया उसको हम प्राप्त कर सकें, उसके लिए ज़रूरी था कुछ रिफ़ॉर्मेशन। अगर कुछ वो रिफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो वो रेवेन्यू या टैक्स, और टैक्स भी कब ले सकते हैं जब जनता के पास कुछ मतलब कुछ पैदावार वो करेंगे, कुछ बेचेंगे, तभी तो उनसे टैक्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ जब जनता ही भूख से ग्रसित रहेगी, भुखमरी का शिकार होगी, तो कैसे वो टैक्स को देगी? तो इसलिए जो ये तांग वंश थे, इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कंट्रोल किया। उन्होंने नहरों का पहली बात तो विस्तार कराया, क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद इन्होंने कृषि उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया। अब आज की तरह नहीं कि ट्रैक्टर शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं था। जैसे बैल से ही जो खेती करना हुआ, या कई सारे जो कुदाल वगैरह हैं वो अच्छे से उसको, फावड़ा वगैरह है वो अच्छे से बनाना, उसको नुकीला करना, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने कृषि उपकरणों का, अच्छे उपकरणों का उन्होंने प्रयोग किया। और फिर ये जो इन यहाँ के शासक थे वो सहिष्णु थे, जो तांग डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे वो सहिष्णु थे। और चूँकि देख रहे हैं आप कि यहाँ नहरों का विस्तार हो रहा है, शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, विदेशी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो व्यापारिक संबंध है, ये सिर्फ़ चाइना वाले अपने सामानों को उनके यहाँ भेज सकते थे। उनके यहाँ से अपने यहाँ सिर्फ़ सोने और चाँदी के सिक्के ही लेते थे, क्योंकि चाइना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था। उसको मतलब किसी भी मतलब ऐसे कंट्री से किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चाइना पूरी तरह से खुद पे इंडिपेंडेंट था, और बाकी कंट्रीज़ जो थे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। चाय के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, जिसका यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग था। तो इस तरह से देख रहे हैं व्यापारिक संबंध बन रहे हैं, और नहरों का विस्तार हो रहा है, कृषि उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। तो इन सबको अगर ध्यान से देखें तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो तांग डायनेस्टी था, इनके टाइम पे गोल्डन एरा चल रहा था चीन का, स्वर्ण युग। तो इसलिए इस डायनेस्टी को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, कि जितना भी इनका काल रहा वो स्वर्ण युग के लिए रहा। फिर हम बात करें येलो रिवर, जिसका अभी मैंने आपको बताया कि हुआंगो जो है, हुआंगो को ही येलो रिवर कहते हैं या पीली नदी। इसमें बाढ़ आ गई और लोग तबाह हो गए। ये बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि चीन का शोक भी हुआंगो नदी को कहते हैं। ये उपजाऊता के लिए तो बहुत उपजाऊ भूमि के लिए, और मतलब जो भी है वो बहुत अच्छे मतलब मात्रा में अपने साथ मतलब चीज़ें, इतना पानी का इसका अच्छा बहाव है, हर एक चीज़ बहुत मतलब पॉजिटिव, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो बहुत दे के जाती है, बट उसके साथ साथ लॉस भी बहुत ज़्यादा कराती है। फिर चाहे वो धन की हो या फिर जन की हो, दोनों लॉसेस बहुत ज़्यादा इस नदी से होते हैं। इसलिए चीन का शोक, ये वनडे एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो हुआंगो नदी या पीली नदी को कहते हैं। फिर इसके बाद तांग वंश के बाद आता है शुंग वंश। ये जो शुंग वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 960 से 1209 है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब बहुत कुछ दिखाई नहीं दिया, बहुत पीसफुल पीरियड था। और पहली बार बारूद और बंदूक का प्रयोग इसी काल में किया गया था। जो बारूद और मतलब बंदूक वाली मतलब जितनी भी मतलब बारूद और बंदूक की जो मतलब जो हथियार हैं, उसका जो पहला प्रयोग था वो मतलब इसी काल में, ये जो शुंग वंश है, शुंग वंश के ही टाइम पे किया गया था।
इसके बाद आता है मंगोल युवान वंश। इसका जो टाइम पीरियड है वह 1206 से 1368 है। मैं फिर एक बार बता दूं कि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड दिए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है। बट ये जो मतलब है ये मतलब बहुत ज़्यादा इसको मतलब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम शताब्दी करके भी इस चीज़ को लिख सकते हैं अगर हमको किसी एग्ज़ाम में लिखना है। ये तो मैं सिर्फ एग्जैक्ट टाइम पीरियड इसलिए बता दूँ क्योंकि एक आइडिया रहे कि एक डायनेस्टी जा रही है, दूसरी डायनेस्टी आ रही है। तो ये मतलब जो था ये मतलब ये जो मंगोल युवांश थे, मतलब यो सॉरी मंगोल युवान वंश थे, इसमें क्या है कि इनके सामने जो है ये जो शुंग डायनेस्टी है उसको झुकना पड़ा था। क्यों झुकना पड़ा था? क्योंकि जो मतलब मंगोलों का मतलब आक्रमण हुआ था, और जो मंगोल का नेता था चंगेज़ खां। चंगेज़ खां जो मतलब ये जितनी भी डायनेस्टी आ रही हैं इनका जो राजधानी है वो पीकिंग है, पीकिंग। तो पीकिंग को इसने मतलब ये जो है मतलब इसने मतलब चंगेज़ खां जो है, चंगेज़ खां ने पीकिंग पे मतलब आक्रमण किया और उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। और जो मंगोल वंश मतलब मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कुबलई खां था, उसने चुआन वंश इसमें ये जो चुआन वंश आ रहा है इसी को मंगोल युवान वंश भी कहते हैं। चुआन वंश इसने स्थापित किया, लेकिन एक शताब्दी तक इसने जो शासन किया उसके बाद मंगोल वंश का पतन हो गया और चीन का शासन अंतिम चीन राजवंश मिंग के हाथों में आ गया था। अब हम देखेंगे मिंग डायनेस्टी को। ये है हमारा मिंग डायनेस्टी। तो मिंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो एक बार देख लीजिए, 1368 से 1644। 1542 में एक मैं बता दूं, 1542 में क्या हुआ कि जापान ने कोरिया के लिए चीन पर आक्रमण किया था। जापान का कोई पर्सनल अपना वो नहीं था कि मतलब किस रीज़न से ये मतलब कोई ऐसा अपना पर्सनल कोई प्रॉफिट नहीं था, बट इसने मतलब वो कोरिया के लिए मतलब वो आक्रमण किया था। इसका जो लास्ट रूलर था मिंग डायनेस्टी का वो था चोंगली, और इसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड क्यों कर लिया था? क्योंकि जब जापान ने कोरिया के लिए चीन पर आक्रमण किया था तो उसमें इसकी हार हुई थी, इसने मतलब सुसाइड कर लिया। तो मतलब ये जो मिंग राजवंश में मतलब जो रूलर थे कोई बहुत ज़्यादा, ये तो सुसाइड कर लिए। तो अब सुसाइड करने के बाद फिर कौन बचता है? कोई ना कोई डायनेस्टी आएगी ही, जाहिर सी बात है। तो मतलब मिंग डायनेस्टी, और सिर्फ ऐसा ये एक रीज़न नहीं था कि जिसकी वजह से इसने जो मतलब मंचू मतलब थे मंचू मतलब जो गवर्नमेंट थी उसने भी मतलब इनसे मतलब इन दोनों का जो ये मंचू डायनेस्टी है इसकी स्थापना के लिए इनमें और इनमें युद्ध हुआ था। ये जो चांगली थे, चांगली ने इनसे मतलब इनको ये चाहते थे कि हमारा मतलब राजवंश बने, बट इनका क्या था कि नहीं हम अब मतलब रूल करते हैं। तो इसमें इन दोनों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी वजह से इनकी हार हो गई थी और इस तरह से इन्होंने सुसाइड कर लिया और इन्होंने मंचू डायनेस्टी का मतलब मंचू डायनेस्टी का मतलब एक होता है ना कि मंचू डायनेस्टी को उन्होंने स्थापित कर लिया। और ये जो मंचू डायनेस्टी थी ये मंचूरिया मतलब जो मंचूरिया के लोग हैं, मंचूरिया के ये जनजाति थे। और ये जो मतलब इन दोनों के बीच में ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे। मतलब 2 करोड़ लोग, मतलब मरना उनका कोई एक मामूली वो नहीं है। 2 करोड़ लोग मारे गए थे। और फिर इस तरह से मिंग डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई। मिंग डायनेस्टी के बाद आता है मंचू राजवंश। अब मैं मंचू राजवंश पढ़ाऊँ उससे पहले मैं इस मैप को एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है साउथ चाइना सी, ये है हांगकांग, ये है ईस्ट चाइना सी, ये है पैसिफिक ओशियन, ये येलो सी, ये बीजिंग, और ये जो मैंने नदी बताया था उसमें ये यांगतशी, और ये जो एरिया है ये संघाई, ये कैंटन। और मैं बता दूं कि ये जो नदी है, अब इसमें मैं मैप से इसको चीज़ को समझा दूं, जो वहाँ पे बाढ़ वाला मैंने बात बोला था। यहाँ पे देख रहे हैं कितना ओवरफ्लो, अब यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं तो जाहिर सी बात है ये ऐसे येलो सी से होते हुए ये इतना एरिया ऐसे, तो यहाँ जब पानी इतना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा, जाहिर सी बात है इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो लोग यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। तो इसलिए जो चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो इधर रहती थी, तिब्बत,
ये जो तिब्बत वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती थी, और ये जिंगजांग वाला जो एरिया है यहाँ पे। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी यहाँ पे रहती थी। और फिर ये मतलब मैं फिर से इस चीज़ को मतलब एक बार मैप को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन के रहने का रीज़न था, ये एक रीज़न सिर्फ ये तो हो सकता है कि ये मतलब सीजियांग में यहाँ पे रहें या फिर यहाँ तिब्बत में रहें। तो दोनों में क्या है कि ये सीजियांग में ये मतलब काफ़ी, ये जो सीजियांग है ये मतलब बाद में भी इसका नाम बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसको ध्यान रख लें। और जो तिब्बत है, तिब्बत तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में चाइना के अंडर में है, और उस टाइम पे भी चाइना के अंडर में था। उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो तिब्बत के एरिया में, क्योंकि हमारे काफ़ी पास में पड़ता है, काफ़ी तो नहीं मतलब हाँ ठीक है पास में है, इसलिए हम जानते हैं तिब्बत के एरिया को। तो तिब्बत के एरिया में, और ये सीजियांग जो है यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन इसकी मतलब निवास करती थी। फिर हम अगर मतलब एक मैं इस मैप के थ्रू एक चीज़ समझाना चाहूँगी। जो हम शंघाई देख रहे हैं, जो हम कैंटन तो इतना मतलब ये इसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंटन, ये हांगकांग, ये दोनों याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मॉडर्न चाइना पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों मतलब जो ये एक तरह से ये पोर्ट थे, तो इन दोनों का नाम, कैंटन तो एक शहर था और हांगकांग जो है वो एक पोर्ट था, तो इन दोनों का, कैंटन भी जो है मतलब वो भी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब महत्व रखता था, तो ये दोनों नाम आएंगे, तो उसको याद रखना। संघाई भी नाम आएगा। तो ये सब एक मतलब था। अच्छे से फिर से मैप दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ये अच्छे से मतलब मैप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर मतलब ये मंचू गवर्नमेंट, इस तरह से मंचू गवर्नमेंट का मैं टाइम पीरियड बता दूं तो 1644 से 1912 तक मंचू डायनेस्टी ने अपना मतलब रूल किया था। अब हम बात करें, अब हम तो लगभग 1644 तक पहुंच गए हैं। तो 1644 में हमको ये पता होनी चाहिए कि पॉलिटिकल मतलब उस समय पे जो मतलब जो पॉलिटिकल उनका जीवन था या पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वो कैसी थी। तो उसके लिए हमारा जानने की ज़रूरत इसलिए भी है कि चीन का जो मतलब राजनीतिक इतिहास था, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा, मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी मैं कल के लेक्चर में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी उस चीज़ को। तो ये है जैसे हमारे यहाँ कई सारे क्लास थे, वैसे यहाँ पे भी क्लास थे, बट हमारे यहाँ क्या था, जो क्लास था वो जाति के आधार पे था, बट यहाँ काम के आधार पर था। जो लोग जैसा काम करते थे उनको वैसा वर्ग मिला था। जैसे यहाँ पे 5 वर्ग थे। पहला वर्ग जो था वो बौद्धिक वर्ग था, इसमें पढ़े लिखे लोग होते थे। दूसरा वर्ग जो था ये कृषि वर्ग था, इसमें किसान होते थे। तीसरा वर्ग जो था वो शिल्पिक वर्ग था, वो चीनी मिट्टी के बर्तन पर शिल्पकारी करने वाले और भी जो छोटे छोटे मतलब थे काम करने वाले, वो लोग आते थे। चौथा वर्ग था व्यापारिक वर्ग। व्यापार लाइसेंस द्वारा होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौथा वर्ग था इसकी, ये व्यापारिक वर्ग था, और जो व्यापार उस समय होता था वो लाइसेंस के द्वारा होता था। पांचवा वर्ग जो था वो था मजदूर वर्ग। ये मतलब राजा के दरबार में उनके स्लेव बन के, या फिर मतलब दिहाड़ी मजदूर वाला जो काम है, मतलब घर वर बन रहा है तो उसमें मतलब जो दिहाड़ी मजदूर यूज मतलब होते हैं, जो दिहाड़ी में मतलब दिन पे, दिहाड़ी मतलब जो दिन पे काम करते हैं, दिन का अपना कुछ एक चार्ज लेते हैं और आपको जो काम कराना है आप उनसे करा सकते हो। नौकर और दिहाड़ी मजदूर आते थे। अगर हम बात करें कि राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था उस समय की कैसी थी, तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस टाइम पर, राजा को वांग कहा जाता था, और यही सबसे बड़ा न्यायाधीश तथा पुरोहित था। जनता इसे अपना पिता अथवा ईश्वर का पुत्र कह के इसकी पूजा किया करती थी। राजा का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था, क्योंकि वह जो भी बोलता था ऐसा माना जाता है कि वह ईश्वर की आज्ञा है और कानून भी। इतना होने के बाद भी राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि जनता द्वारा यह माना जाता था कि किसी भी आपातकाल परिस्थिति में जनता तभी जाएगी जब राजा कुछ गलत कार्य करेगा। अब ये अगर मैं इस चीज़ को बताऊं, तो अगर आपसे कोई बोले कि मतलब आपको वो एज अ मतलब गॉड का रिप्रेजेंटेटिव आपको वो एक्सेप्ट करे, बट साथ में एक टर्म्स और कंडीशन ये ऐड कर दे कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है इट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि अगर आप उनके पुत्र हैं, गॉड के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप जब तक कुछ गलत नहीं करेंगे तब तक गॉड हमसे
मतलब ऐसा हुआ कि हमसे गुस्सा क्यों होंगे, हमसे रुष्ट क्यों होंगे, और अगर गॉड रुष्ट हमसे नहीं होंगे, हमसे मतलब जो ईश्वर है वो हमसे मतलब गुस्सा नहीं होंगे, तो फिर वो हमें किसी भी तरह की क्षति क्यों पहुंचाएंगे। तो ये बहुत मतलब चाइना के वो जो लोग थे और जो राजा था, उनके बीच में ये एक कड़ी का काम करता था। तो मतलब इस तरह से अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, लोग तबाह हो गए, इसका मतलब है कि राजा ने कुछ गलत किया था तभी बाढ़ आया था, ऐसा वहाँ के लोग मानते थे। ऐसा अब उस समय लोग मानते थे। अब तो ठीक है, अब हमें वही पढ़ना है तो हम वही देख रहे हैं। जब राजा कुछ भी गलत कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है उनकी नज़र में वो तभी मतलब आपातकाल आएगा जब राजा कुछ गलत करेगा, चाहे वह आपातकाल एक प्राकृतिक आपदा क्यों ना हो। लेकिन मतलब चाहे वो प्राकृतिक आपदा या कुछ भी हो, अगर कुछ भी गलत हो रहा है इसका मतलब राजा ने कुछ गलत किया है। प्रजा की भलाई में काम करना इनका प्रमुख धर्म था। राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। उसके अधीन 4 मंत्री तथा 6 सदस्यों की कार्यकारिणी भी, जिसे राज्य का कार्य 6 भागों में बांट दिया जाता था। लोक सेवा समिति थी, माल व वित्त समिति थी, संस्कार व उत्सव समिति थी, युद्ध व रक्षा समिति थी, दंड व न्याय समिति थी और सार्वजनिक हित समिति थी। जिले में एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता था जिसे सेंसर कहते हैं। मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए कोई बाध्य मतलब जो मंत्री, जैसे यहाँ पे मैं अभी ये बता दूँ, इससे पहले जैसे लोक सेवा समिति है तो ये लोक सेवा का काम करेगी। माल व वित्त समिति है, ये मतलब रेवेन्यू वगैरह ये सब जो वित्त का काम है, धन का काम है, उसको करेगी। संस्कार व उत्सव का काम है, तो वो जो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो भी संस्कार होंगे, संस्कार या कोई अगर उत्सव है तो उसका काम करेंगे। युद्ध की स्थिति में उसकी अलग समिति है, दंड और न्याय के लिए उसकी अलग समिति है। इस तरह से अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। ये जो मंत्री परिषद है, इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था कोई भी। चीन में पदों की नियुक्ति एग्ज़ाम यानी परीक्षा के माध्यम से होती थी और योग्यता अनुसार उनके पदों का वितरण किया जाता था। अगर हम प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो 2 या 3 हीन, हीन क्या है, ये गाँवों का समूह, उसको मतलब गाँव के समूह को हीन कहा जाता था वहाँ पे, का एक फू जो है वो प्रदेश के लिए यूज़ हुआ है। फू मतलब प्रदेश बनता था जो प्रांत के समान होता था, तो प्रांतों को सैंग भी कहा जाता था। मतलब एक चीज़ देख लें ये कि गांव के समूह को हीन, ये याद रखना है, गांव के समूह को हीन, प्रदेश को फू, और जो मतलब प्रांत जो थे उनको सैंग कहा जाता था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप और लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। और शेयर के साथ साथ मैं ये चाहूँगी कि चैनल पे जब तक अच्छे खासे सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो मैं इस लेक्चर को डेली प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि अभी हमारे उतने व्यूज़ भी और उतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तो फिर मुझे भी एक तरह से मोटिवेशन मिल पाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसको शेयर कर सकें। और मैक्सिमम शेयर करने के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ भी जैसे इसमें कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। या ऐसा कुछ हो जो मतलब आपको ऐसा लगा, कुछ डाउटफुल लगा हो, तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ सजेशंस हैं, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।